अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज कुछ बहुत ही पॉजिटिव नोट पे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टर्स कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हैप्पी मंडे सिचुएशन दिखाई दी और फाइनली मार्केट के अंदर एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट 400 पॉइंट्स अबव जो है वो क्लोजर रहा। ज़्यादातर सीमेंट सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग देखी गई और फाइनली इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए दिखाई दिए। यानी वो इन्वेस्टर्स जो कॉशियस नज़र आ रहे थे, रिलक्टेंट नज़र आ रहे थे, फाइनली मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,900.68 के लेवल पर। हायर साइड जब मार्केट गई 44,484.76, लोअर वाज 43,808.84 एंड फाइनली क्लोजर 44,339.95 का। आप देख सकते हैं इंट्राडे हाई पे जाके माइनर से डिक्लाइन के साथ मार्केट में क्लोजर रहा। 439.27 का इजाफा देखा गया। स्पेसिफिक इन अ डे, इंडिविजुअली इन अ डे टर्नओवर में करंटली 238.45 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है माइनर सा 13.72 का एंड वैल्यू रही 9.39 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज क्रीपिंग इन रेड टेरिटरी। टीआरजी पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। अगेन लाइमलाइट में टेक्नोलॉजी सेक्टर 7.98 का गेन देखा गया। 114.41 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। 25.67 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.04 का इजाफा। 2.19 पे क्लोजर। 17.45 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली 0.22 का डिक्लाइन बाइको पेट्रोलियम में। 6.17 पे क्लोजर। 13.93 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम सेक्टर यानी ENP सेक्टर में भी पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर और ख़ासकर एक्सपोर्ट सेक्टर की जब बात करते हैं तो वी आर एग्रो बेस्ड कंट्री। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत हाथ दिखाई देता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारे मुल्क में वैल्यू एडिड जो अगर हम काम की तरफ ध्यान दें तो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की तरफ बात करेंगे और ख़ासकर हम बात करेंगे आज फ्रूट्स एंड वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो कि फ्रूट की तरफ से जो है वो बनती हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब। आप प्रेसिडेंट हैं अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अहमद साहब, आप पैटर्न इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। चलें वहीद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ओवरऑल ये दिखाई देता है कि एक्सपोर्ट की बात की जाती है, एक्सपोर्ट के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन जब बात की जाती है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की या फिर जब हमारे पास डिमांड का एक अंसर आता है, उस वक्त चीज़ें जो है वो थोड़ी मिसमैनेज हो जाती हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया देखें, जाए? एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, अगर 2020 और 21 की बात करूं तो हमारी जो एक्सपोर्ट हुई थी फ्रूट एंड वेजिटेबल की $800 मिलियन की। अगर पिछले उससे भी बात करूं 19-20 की तो उसमें हम 700 आई थिंक 30 मिलियन डॉलर। अगर मैं बात करूं तो हमारा इस साल जो बड़ा जो परसेंटेज 10.5% इंक्रीज़ हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो अगले साल की एक्सपोर्ट आ रही है उसमें भी हमारी इंक्रीज़ होगी, तो हमारी कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही है। बात ये है कि एक्सपोर्ट का हमने ऑलरेडी प्लान दिया हुआ है हुकूमत को, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। उसमें हॉर्टिकल्चर विजन 10 साल का हमने एक दिया है कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म कैसे हमने काम करना है। इसलिए कि अभी आप देखें हमारी ना फ्रूट की बास्केट बहुत छोटी है। फ्रूट एंड वेजिटेबल की चनी प्रोडक्ट है जो हम उस पर फोकस किया हुआ है। जो मेन प्रोडक्ट है, मेजर है फ्रूट के अंदर, वो कीनू है, मैंगो है, डेट्स हैं, ये 3 प्रोडक्ट है। और अगर हम वेजिटेबल्स में बात करते हैं, पोटैटो और अनियंस है, तो हमें इससे हट के भी जो है ना अपने बास्केट को बढ़ाना है और जो प्रोडक्ट को ऐड करना है। फिर देखें वैल्यू एडिड कैसे होगा। हमारे यहाँ इशू क्या है पाकिस्तान का, वो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो या कोई भी एग्रो प्रोडक्ट हो पाकिस्तान में, वीट हो या शुगर केन हो या कॉटन हो, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि किसान, इस तरह एग्जांपल दूं मैं आपको, जिस तरह मैंगो की 1 एकड़ के ऊपर हमारी 4 से 5 टन है और दुनिया में 20 टन प्रोड्यूस हो रहा है। एप्पल हमारे यहाँ 2-3 टन है एक। तो आप ये सोचें कि हम लोग कितने पीछे हैं। इसी तरह मैं ये कहूँगा, मैं कोट करता हूँ इस बात को, ये कि अगर आप इसको सर्वे भी कर लें,
पाकिस्तान महंगी तरीन रोटी जो है हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वीट की बहुत ज़्यादा प्राइस, अगर सब्सिडी हट जाए, ये चीज़ें हट जाए तो ये कहाँ चली जाती हैं प्राइस है हमारे। उसका भी यही फैक्टर है कि रिसर्च चाहिए, न्यू सीड्स चाहिए, डेवलप करें हम किसानों की हील बढ़ाएं। वो फोकस जिस दिन हो गया हमारा हुकूमत का, तो मैं समझता हूँ इनकलाब आएगा इस मुल्क में, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल और जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी आप देखें हमारा करंटली जो सीज़न चल रहा है अभी कीनू का, वो भी लेट हुआ। उसकी वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से कि सर्दियाँ देर को आई पंजाब में, तो उसका जो कलर है वो कलर देर को आ रहा है। वरना हम एक्सपोर्ट 1 दिसंबर को हम शुरू कर देते, मगर आज भी उसका कलर वो फुल ऑरेंज नहीं हुआ। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से हमें हटना पड़ेगा, और हमें टेक्नोलॉजी और जो है एग्री बिजनेस जो हमारा जितना भी पाकिस्तान को, उसको हमें लाइक आईटी रिलेटेड आए, इसमें अपने ड्रिप इरिगेशन पे आए। पानी हम कितना ज़ाया कर रहे हैं। अगर मैं आपको FAO की और WHO की जो रिपोर्ट्स हैं जो दुनिया की एग्रीकल्चर के ऊपर, उसमें बताया गया 3 चीज़ें, माइनस, प्लस और बराबर, कहीं इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पाकिस्तान जहाँ खड़ा है वहाँ -50 है एग्रीकल्चर। 2015 से लेके 2050 तक बता दिया गया कि वाटर स्ट्रेस का प्रॉब्लम आएगा आगे आप देखें, पहले आप फूड सिक्योरिटी के इशू नहीं सुनते थे। ये 5-6 सालों में ये चीज़ें काफ़ी ऊपर जा रही, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही, उसी तरह प्रोडक्शन भी। अब क्या है कि आपको प्रोडक्शन सिर्फ पाकिस्तान को काउंट ना करें, आप अफगानिस्तान को भी प्लस करें, क्योंकि आपने उनको भी यहाँ से चीनी हो गई या वीट हो गया या चावल हो गया, जो भी यहाँ से वहाँ पे अफगानिस्तान जाएगा। सही एक्सपोर्ट तो होगा, मगर आपने वो भी काउंट करना है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत पड़ा है ऐसा अफगानिस्तान पे। शॉर्ट टर्म हमारे लिए प्रॉब्लम है, मगर मैं ये समझता हूँ लॉन्ग टर्म में अफगानिस्तान में पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट भी मिलेंगे, इसलिए कि डॉलर की भी एक वजह है जो हमारी जो इम्पैक्ट आ रहा है। वैल्यू एडेड का मैं यही बताया है कि आपको हील बेहतर करने, जब हम वैल्यू एडेड जब जाते हैं करने पे, तो हमें फ्रूट की जो है ना वैल्यू बहुत पड़े। अगर हमारा कॉम्पिटिटर जिस तरह इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में और दूसरे मुल्क हैं, अमेरिका है, कनाडा, टर्की है, तो उनको हम कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हमारी कॉस्ट नहीं कम होगी तो नहीं। जिस तरह हमारा मैंगो पल्प है, वो हम इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू एडेड भी करते हैं, पल्प बनाते हैं, फिर आगे उसको जूसेस की फॉर्म में भी ले आते हैं, वो भी वैल्यू एडेड। कीनो कॉन्सेंट्रेट है ये, और एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे पास जो प्लांट लगा है 5000 टन का लगा हुआ है एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट का, और मैं इस साल सिर्फ 500 टन बना चुका हूँ। तो मेरे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो मैं कहाँ से वैल्यू एडेड की बात करूँ? तो जब तक अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो मैं वैल्यू एडेड की क्या बात करूँ? टमाटो पेस्ट हमारे पास, टमाटो हमारे पास आज भी महंगा है, हम टमाटो पेस्ट की भी फैसिलिटीज़ है, मगर टमाटो उस प्राइस में आना चाहिए। अब हमें क्या करना है टमाटो के अंदर? मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है, $1 बिलियन की है टमाटो कॉन्सेंट्रेट की। तो उसमें क्या करना है कि जो वैरायटी आज हम पाकिस्तान में उगा रहे हैं, वो हम टेबल वैरायटी उगा रहे हैं। हमें इसमें प्रोसेसिंग वैरायटी पे जाना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ कि इस पर हम काम भी कर रहे हैं। अपना सेंस है, अगर ये वहीद साहब आपका कमेंट आ गया। मैं इम्तियाज़ साहब को इस इंट्रोडक्टरी कमेंट में शामिल करना चाहूँगी कि बड़ा सही तरीके से इम्तियाज़ साहब, वहीद साहब ने चीज़ों को डाइसेक्ट किया है। हमारे पास R&D की कमी है, हमारे पास चीज़ों को बेहतर करने की कमी है, जो कि हम उस पर काम की तरफ अभी गामजन भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है, और साथ साथ हमें इनोवेशन पे भी जाना है। जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि हमारे पास जब हम वैल्यू एडिट करने की बात करते हैं तो हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं, रॉ मटेरियल नहीं होता, हमारे पास फ्रूट ही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? इश्यूज कहाँ पर है? कौन सा मेन इशू है आखिर जो कि दिखाई दे रहा है अभी सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले उसको टैकल किया जाए? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। ऐसा ही है, जब हम अपने मुल्क को कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्रीज़ से, तो हम देखते हैं कि वो हमसे हकीकतन 100 साल आगे हैं। वो आगे 100 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल कैसे लेके आना है, चीज़ें कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज़ करना है। दुनिया में इस वक्त जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ रहा है। लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर में ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। हम अपने टारगेट्स हाई सेट करें। हम वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट जब तक नहीं करेंगे, उनकी स्पीड को मैच नहीं करेंगे जो बैरूनी दुनिया में इस वक्त इम्प्लीमेंट है, हम कभी भी जो है वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। अभी भी हम उनसे 100 ईयर्स बिहाइंड हैं, तो हमें बड़ी एडवांसमेंट की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हम यहाँ लैग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन काम नहीं हो रहा प्रैक्टिकली। तो हमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एकेडमिया का सहारा लेना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप है, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, और उनसे काम लेना पड़ेगा कि हमें लेटेस्ट इनोवेशंस के मुताबिक, जो इस वक्त रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में, 3D प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं,
इस तरह की चीज़ें हमें लेके आनी पड़ेंगी, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। मार्केट्स हमारे पास ओपन है, अल्लाह ने हमें लैंड दिया हुआ, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास मौसम भी 4 मौजूद हैं और फर्टाइल लैंड है हमारे पास। हम क्यों नहीं ग्रो कर सकते? हम अपनी एग्रीकल्चर क्यों नहीं इन्हेंस कर सकते? नेबरिंग में हमारे तमाम कंट्रीज़ हैं, ईरान से लेके CIS कंट्रीज से लेके चाइना तक एक बड़ी पॉपुलेशन मौजूद है जिसको हम कैटर कर सकते हैं। हमें प्रॉपरली अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है, वो मिसमैनेज हो रही हैं। उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा ऑन बोर्ड, और गवर्नमेंट से फैसिलिटेशन लेते हुए ये तमाम गोल्स हमें सेट करने पड़ेंगे। 100 ईयर्स 50 ईयर्स के हमें गोल्स अपने सेट करके उसी पे हमें रोड मैप पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास, जैसे उन्होंने वीट का भी जिक्र किया कि अभी बहुत एक्सपेंसिव है और सब्सिडीज हट जाएं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ हम कोई स्मार्ट फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। हम क्यों अभी तक वही प्याज और आलू की ही फसल को लगाए जा रहे हैं? वो तो सस्ती है, ज़्यादा है, सस्ती है। हमें तो कोई स्मार्ट चीज़ है, कोई थोड़ा बिके और ज़्यादा हमारे पास कैपिटल आए। ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास इतनी फर्टाइल लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो आपके पास स्ट्रॉबेरीज जो है वो ग्रो नहीं होती थी पाकिस्तान में। तो जब यहाँ कॉन्सेप्ट आया स्ट्रॉबेरीज़ का तो स्ट्रॉबेरीज ग्रो होना शुरू हो गए। इसी तरह आप कीवी फ्रूट जो है वो नहीं देखते थे पाकिस्तान में, 5 साल पहले चले जाएं, आज आपको बड़ा चीपली अवेलेबल है। हमें देखना पड़ेगा इस वक्त दुनिया में किस चीज़ का ट्रेंड है, किस चीज़ की डिमांड चल रही है। एवोकाडोज़ हैं, ड्रैगन फ्रूट है, पैशन फ्रूट है, इस तरह की बेतहाशा मैंगोस्टीन है। हम वो चीज़ें क्यों नहीं ग्रो करते? उसके लिए हमें अवेयरनेस देनी होगी। हमारा फार्मर जो है बेचारा वो बड़ा डिप्राइव है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है। तो अगेन हमें उसको नो हाउ देनी पड़ेगी, उसको अवेयरनेस देनी पड़ेगी। फार्मर को ये तो समझ में आता है कि किस चीज़ में उसको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, किस चीज़ से वो ज़्यादा अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर वो शुगर केन की तरफ जा रहा है आजकल और वो कॉटन और वीट की तरफ नहीं जा रहा, तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि उसे अपना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो अगर फार्मर को प्रॉफिट दिखेगा तो वो तो जाएगा। बात यह है कि उसका इतना एक्सपोजर नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये होती है जब आप कोई एक नई चीज़ को ग्रो करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक तो सर्टिफाइड उसका सीड होना चाहिए, उसका जो है सीज़न होना चाहिए, उसको आपने कैसे कैटर करना है, ये बड़ी एक साइंस है। और मैं ये समझता हूँ कि हम जब CPEC में चले गए चाइना के साथ, चाइना इसमें बड़ा एडवांस है। हमें उनसे इसमें असिस्टेंस लेनी चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके साथ JV करते हुए अपनी तमाम चीज़ें ग्रो करनी चाहिए। जब फार्मर को नज़र आएगा एक नई प्रोडक्ट आ गई, ये नई चीज़ आ गई और उसका अच्छा रिटर्न उसको मिल रहा है, जैसे मैंने आपको स्ट्रॉबेरीज का बताया, कीवी फ्रूट का बताया, तो वो क्यों नहीं आएगा? हमारे यहाँ भेड़ चाल वाला सिलसिला होता है, जब वो देखेंगे सब उगा रहे हैं तो चलो हम भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा इम्तियाज साहब, इसके साथ साथ वहीद साहब ने ये भी जिक्र किया कि यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेस फूड की कमी है, यानी कि टोमेटोज़ हैं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ उगाए नहीं जा रहे, मतलब एक ही चीज़ है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप समझते हैं कि प्रोसेस फूड की भी ज़रूरत है यहाँ पर? ऑब्वियसली जी, दुनिया इस वक्त बड़ी मार्केट है प्रोसेस फूड की। आप देखें कि अगर मैंगो के हवाले से बात करते हैं, मैंगो लेदर जो है, मैंगो चिप्स जो हैं, बनाना चिप्स जो हैं, वो आपको वाइडली अवेलेबल है। हमारी एक्सपोर्ट ही कुछ नहीं है। अगर हम देखें कंपेयर, हम किसी से कंपेयर कर लें, बांग्लादेश से भी कंपेयर करें तो $64 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है। हमें अपनी ये तमाम चीज़ों को वैल्यू एडेड करके आगे लेके आना पड़ेगा। इसमें बेतहाशा चीज़ें हमारे पास जिनको हम वैल्यू एड कर सकते हैं और हमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए तमाम चीज़ों को टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगी। इम्तियाज साहब, मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बड़ी एक्सक्लूसिव टॉक्स हो रही हैं। वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वहीद साहब से पूछूंगी, सर देखा यह जाता है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने तो सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज़ जहन में आते हैं। चाइना के साथ कैसे हमारा सिलसिला कायम हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट इसी कंट्री के साथ बढ़ जाए तो हमें ज़्यादा एक लॉन्ग लास्टिंग व्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसलिए रिसेंटली अभी हमने इसके ऊपर काम किया और हमारी मिनिस्ट्री, हमारी जो एम्बेसी अपनी बीजिंग में और प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी ये जो है लोग इन्वॉल्व थे कि किस तरीके से हम चाइना को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं अगले 5 सालों के अंदर। तो एज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो हमने उनको कहा, हमने कहा सबसे पहले हमें वो वेजिटेबल्स उगाएं, वो फ्रूट्स उगाएं जो चाइना खाता है। जैसे वेजिटेबल्स हमारे एक डिफरेंट ही है, अलग हैं। अच्छा। हम वो चीज़ प्रोड्यूस करें जो चाइना की डिमांड है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हमें एकेडमिया टू एकेडमिया, पाकिस्तान की एकेडमिया जैसे हमारी फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और टंडो जाम यूनिवर्सिटी, उनको लिंक होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस वहाँ से होगा। हम अभी, हमारी स्टेट नहीं है पाकिस्तान की कि आप रिसर्च करें और कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर सकें, सीड डेवलप करें। अब हमारे पास एक ही मौका है कि हम चाइना से सीड लें और जो है यहाँ पे पाकिस्तान में उगाएं, उनकी रिसर्च लोगों के साथ और हमारी रिसर्च के साथ लोग काम करें तो ये एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। अगर मैं ये बात करूँ चाइना तो की, सर ये जो रिसर्च सेंटर्स हैं जैसे टंडो जाम हो गया, मीरपुर खास हो गया, तो यहाँ पे भी तो रिसर्च होती देखें होगी ना? रिसर्च ये बहुत पीछे है, 100 साल पहले की रिसर्च अभी तक कर रहे हैं वो लोग। क्यों? दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, वो एक आइडियाज़ नहीं है। इसलिए कि मैंने जब हमने हॉर्टिकल्चर विजन बनाया तो हम पूरी पाकिस्तान के हर यूनिवर्सिटीज़ में गए एग्रीकल्चर में। जब हमने सिस्टम देखा, आपको मैं टंडो जाम की यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे दूं यहाँ पे। जब मैं वहाँ गया, हमारी टीम गई विजिट करने, तो मैंने कहा कि आप जो स्टूडेंट को फूड टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहे हैं तो मुझे एक प्लांट का विजिट तो करा दें। जब मैं प्लांट का विजिट करने गया तो मैंने बोला ये तो 1980 का प्लांट लगा हुआ है। Right. बच्चा अगर आज कोई इंडस्ट्री में जाएगा तो इससे सीख के जाएगा। फिर मैंने बोला दिस इज द गैप जो कि हमें बाद में जाके दिखता है कि बच्चे जब मतलब आते हैं बच्चा ग्रेजुएट कैसे होके 80 से अगर जहाँ पे वो जाएगा वहाँ तो वो काम ही नहीं कर सकेगा। तो फूड टेक्नोलॉजीज हमें वो चाहिए जो आज अपडेटेड टेक्नोलॉजी, और दुनिया कहाँ चले गई तो वो कहते हैं जी फंड्स की कमी है। मैंने बोला देखें अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो ऐसे बड़े मसले हैं हमारे यहाँ रिसर्च के। हमारे यहाँ जो है ना लोग इतनी नहीं है काबिलियत, सही मानों में मैं ये कहूँगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे लोग होशियार, ये नहीं मैं नहीं कहूँगा कि वो ऐसे है, मगर उनको लिंक करना पड़ेगा। वगैरह जो ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये डिफरेंट एक्सपोज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। देखें वो बात ये है ना, देखें हमारे पास रिसर्च की बातें हम लोग कर रहे हैं पता नहीं कितने सालों से। मुझे बता देना कि आपने वीट में क्या डेवलप कर लिया है, आपने किस चीज़ में डेवलप कर लिया। अभी हम ऑलिव की बात कर रहे हैं तो मैंने हुकूमत को बोला ऑलिव भी वो देख लें जो दुनिया डिमांड करें वो वाले प्रोड्यूस हुई है, कोई जंगली ऑलिव हो जाए ना इस किस्म की, तो हमें परेशानी होती। मगर ये एक अच्छा ऑलिव के ऊपर जा रहा है काम। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा, एक तो फ्रेश में और ऑयल के अंदर जा सकता है। हम इंपोर्ट जो पाम ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं 3 बिलियन अभी तक हमारा एडिबल ऑयल जो है वो आप ये देखें कि हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। ये पाम आपके पास जितना भी ये 1500 किलोमीटर है जो आपका कराची से लेके ग्वादर तक बॉर्डर है, वहाँ पे आप पाम ऑयल आराम से कर सकते हैं। मगर हम कोई भी इसमें काम नहीं कर रहे। हम फिशरी में काम कर सकते हैं। चाइना की इतनी बड़ी डिमांड है, उस पर हमारे कोई वही पुराने स्टाइल वही तरीके कार है। पीनट ऑयल के ऊपर भी कुछ काम हो रहा है आजकल। देखें काम तो बड़ी चीज़ों पे हो रहा है, मगर बात ये कि क्या हमने किया। देखें हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे इम्पोर्ट जो है बढ़ती जा रही है। तो आप देखें ना आज पाम ऑयल $500 का था, ये कोविड की वजह से चीजें आज 1100-1200 डॉलर पे चली गई है। हम कितना भी पुश कर लें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो यहाँ हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। दिस इज द रीजन कि हम उस गैप को कर्टेन नहीं कर पा रहे। गैप ये है ना जी, अगर आज कुछ आप करेंगे पाम ऑयल, अब आप 10 बिलियन का तो आप फूड इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, सीड के उस पे, और आपके पाम ऑयल और दूसरे आइटम करते हैं, तो ये 10 अरब को आप बचा भी सकते हैं ना। अगर आज प्लानिंग करें, आप कहें जी हम अगले 10 सालों के अंदर हमने बिल्कुल जीरो कर दी नहीं इंपोर्ट, इनफैक्ट कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो एक्सपोर्ट कितना है हमारा? देखिए एक्सपोर्ट तो हमारी, अगर हम टोटल बात करें, अभी तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी है उसका मैं मेंबर भी हूँ, नेशनल एक्सपोर्ट बोर्ड का। तो हमारे के जो अगले साल के टारगेट है 2021-22 के, वहाँ पे 30 बिलियन का बताया गया है कि टेक्सटाइल का, और उसका वो अच्छा है। टेक्सटाइल देखें अभी 2 चीज़ें, अभी जो सबसे बड़ी अलार्मिंग है इस टाइम पे, खैर वो ग्लोबल इशू भी है,
जो कंटेनर्स के फ्रेट बहुत इंक्रीज हो गए, बहुत ज़्यादा 200 से 300% इंक्रीज हो गए। तो वो एक चैलेंज, आज हमारा किनू का सीज़न है, हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की 4.5 लाख टन, और अभी हम सोच रहे हैं कि हम 3 लाख भी कर लें, बड़ी बात है। तो बात ये कि ये हमें आप ये बात की, हमने CIS कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के साथ भी गए थे ताजिकिस्तान, वहाँ पे मैंने वहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर को जब सवाल वहाँ क्वेश्चन आंसर हुए थे, तो मैंने कहा कि हमें पाकिस्तान के और जो उनके जो फ्रूट्स हैं उनको खोलें पाकिस्तान में, जब उनके ट्रक्स आए रेफर कंटेनर्स, वो जब पाकिस्तान आते हैं यहाँ से भरे हुए हमारे फ्रूट्स लेके जाएं, तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। अगर सिर्फ मैं अपने बाय रोड पे अगर रेफर कंटेनर में गुड्स छोड़ता हूँ सरगोदा से और मॉस्को तक, तो वो उसका किराया $9,000 हो जाएगा, वो फिजिबल नहीं है। आज अगर मैं बाय सी में आपको एग्जांपल दूं, पिछले साल किनू की सबसे बड़ी मार्केट है वो रशिया, तो वो पिछले साल $2,500 था, आज वो $7,000 पे चला गया। तो आप यही इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बात ये कि चैलेंजेस सबको है, मगर हम एक और बात है जो ये कि जो हमारी एक पॉलिसी हो जाए कि जो यहाँ से खाली कंटेनर्स जो इंडिया की तरफ जा रहे हैं उस पे ना जाएं और यहाँ ही एक्सपोर्ट पे वो काम आ जाए, एग्रीमेंट्स हो जाएं, कोई पॉलिसीज आ जाएं, या कोई ऐसी पॉलिसी जैसे डिफरेंट सेक्टर्स को दी जा रही है, वो अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल या एक्सपोर्ट सेक्टर को भी दे दी जाए तो बहुत देखिए। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें फ्रेट जो इंक्रीज हो कम हो जाए। हमारा फोकस था 21-22 पे कि हम 1 बिलियन क्रॉस कर जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली फ्रेट होने की वजह से हमारा अनियंस भी रुका हुआ है, पोटैटोज भी रुका हुआ है और किनू भी रुका हुआ है। वो ऑर्डर है मगर वॉल्यूम नहीं जा सकता। बिल्कुल इम्तियाज साहब, फ्रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, ये रीजन क्या है? एक्चुअली पूरी दुनिया में ही हाई हो गए एक साथ ही, कंटेनर्स अवेलेबल नहीं थे, बड़ी मुश्किल से अवेलेबिलिटी होती है, तो यहाँ पे फ्रेट बहुत एक्सपेंसिव और हम बोलते हैं कि समझ से बाहर हो गई हैं चीजें। क्यों हो गई हैं? दूसरा ये कि अगर जैसे इन्होंने जिक्र किया पॉलिसी का, तो पॉलिसी कब तक बनेगी? कुछ आइडिया है कि कोई पॉलिसी बन सकती है? पहले मैं फ्रेट का आपको बताता चलूँ, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि इतने इंक्रीज़ हुए हैं फ्रेट। अगर आप आज से 3-4 साल पहले चले जाएं बिफोर कोविड, तो विल यू बिलीव कि हमें जो ड्राई कंटेनर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे थे फार ईस्ट के लिए और कुछ कंट्रीज़ के लिए, कि आप यहाँ से शिपमेंट कर दें और आपको कोई फ्रेट नहीं देना। लेकिन आफ्टर कोविड जो है वो हुआ ऐसा है कि यहाँ से US ने, यूरोप ने, उन्होंने एक्सेस अमाउंट में चीज़ें ऑर्डर कर दी, और वो तमाम चीज़ें जब उनके पोर्ट्स पे इंपोर्ट हो गई, उनके पास पोर्ट पे कोविड की वजह से स्टाफ नहीं था, वो सारे वहाँ डंप हो गए कंटेनर्स। अब उनकी मूवमेंट, उनकी क्लियरेंस के लिए वहाँ स्टाफ मौजूद नहीं था। अब उसकी रिवाइवल के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक 2022 हमारा तकरीबन लगभग ऐसे ही गुजरेगा। आफ्टर 23 जो है वो हमारे पास ये रिलैक्सेशन आ जाएगी, अगेन फ्रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। इस वक्त कंटेनर भी शॉर्ट है, फ्रेट ही हाई नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अब नए इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो 2023 से जो है वो आप जब देखेंगे तो आपके पास जो है वो फ्रेट भी इजीली नॉर्मल हो गया होगा और कंटेनर भी अवेलेबल होंगे आपके पास। जहाँ तक बात रहेगी कि पॉलिसी के हवाले से, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इससे पहले हमारे FTAs थे, PTAs थे मौजूद, लेकिन उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। वो बड़े पुराने हो चुके थे, 30 साल 35 साल पुराने हो चुके थे। जैसे अभी एकेडमिया की बात करें, एकेडमिया में भी अगर हम देखते हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऑब्सलीट हो चुकी हुई हैं, दुनिया इन सब चीज़ों को छोड़ चुकी है। वो डेली बेसिस पे इसका रिविजन करते हैं। अब मैं अपने बच्चे को देखता हूँ कि वो जो कंप्यूटर की बुक्स मैंने पढ़ी थी उस टाइम पे, और वो आज वो बुक्स पढ़ रहा है। दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डे बाय डे आ रही है उनके पास। वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। आप दुबई में देख लें, आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, 3D प्रिंटिंग से वो घर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब अच्छा, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या कर रही हैं उस वक्त जबकि ये देखती हैं कि मिसमैनेज हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, फ्रेट एक्सपेंसिव हो रहे हैं, या चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बैलेंस नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनका कोई इक़दाम? इनकी कोई इस तरह की रेगुलेशंस नहीं होती। ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमें जो है वो अपने लिहाज से फैसिलिटीज़ अरेंज करनी चाहिए, हमें अपने पास ये फैसिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। हमारे पास जिस तरह नेशनल कैरियर है, हम उसको सपोर्ट करें, उसको इक्विप करें, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट की ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। हमारी PNSC शिपिंग है, उसको हम जो है वो रिवाइव करें। उसमें देखें कि जो नियर बाई की डेस्टिनेशन है, जिस तरह UAE की डेस्टिनेशन है, मस्कत की डेस्टिनेशन है, तो हम यहाँ के लिए तो कम से कम कोई जो है वो फ्रीक्वेंट मूवमेंट करें कार्गो की, कोई ना कोई यहाँ तो फैसिलिटेशन करें।
तो ये इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। राइट, मैं वहीद साहब से पूछती हूँ, वहीद साहब, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, क्या दिखाई देता है, वो क्यों मिसमैनेज चीज़ों को मैनेज नहीं करती? और दूसरी बात ये कि अभी आपने कहा जैसे कि कीनू और अनियन और पोटैटोज़ की एक्सपोर्ट हो जाए, आप दुआ करें, तो उससे पहले आपने ये भी कहा कि एक्सपोर्ट के जो टाइमिंग है उस तक जो है वो आपका फ्रूट तैयार नहीं हुआ, किन्नू जैसे कि दिसंबर 1 से हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब चीज़ें डिले हो रही हैं तो क्या चीज़ें अरेंज नहीं हो सकती पहले से? देखें, मैं पहले आपका आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ कीनू से। देखें, वो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है उसका क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो सर्दियाँ देर को आई। अब हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो हमारी रिसर्च ये कहती है एटलीस्ट 6 वीक आपके आगे चले गए एग्रीकल्चर में। तो हमें हमारा जो प्रोविंस की जिम्मेदारी है एग्रीकल्चर की कि एजुकेट करें ग्रोअर्स को कि आपके 4 से 6 हफ्ते आगे हो गए हैं, तो वो डेवलप करें उसी तरीके से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये करना। बात ये कि ना, ये जो आप फ्रेट बढ़े ना, ये कोविड के ना साइड इफेक्ट हैं सब अभी आना शुरू हो गए हैं। तो ये आगे क्या क्या आते हैं देखें आप। फ्रेट तो जिस तरह डब्ल्यू है वो क्या कर सकते हैं, इसलिए कि आपके ब्लॉग हो गए। बात करेंगे, यहाँ पॉज करूंगे आपको, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASB के ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। हम अपने नौजवानों को ये बात बताने से क्यों महरूम हैं कि इंतहा पसंदी कभी भी उनके मुस्तकबिल का बेहतर तयन नहीं कर सकती। एजुकेशन का जो बुनियादी मकसद है, जो एक तालिब इल्मों को स्किल देना, हमें ये नहीं पता कि एक्सट्रीमिज्म है क्या चीज़। सही, हम बिल्कुल। उसका डिफाइन नहीं करें। 100 से ज़्यादा डेफिनेशंस हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एरिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मरतबा फिर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि हमें तालीम बालिगान दी जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि काश इनके दौरे इक़्तिदार में इन 2 अफराद को कोई तालीम बालिगान देता और इन्हें ये समझाता कि नए और ज़रूरत से ज़्यादा बिजली घर लगाने से पुराने बिजली घरों का किराया ख़त्म नहीं हो जाता और ख़र्चा ख़त्म नहीं हो जाता, और जितनी आप ज़रूरत से ज़्यादा बिजली घर लगाएंगे और उनका किराया हर साल देना पड़ेगा, चाहे उन्हें चलाएं या ना चलाएं, तो इसका सारिफ के ऊपर बोझ आता है। मसलन 2013 में 180 अरब रुपये बिजली घरों का किराया था, वो अब बढ़ के इनके किए हुए सौदों की वजह से 800 अरब रुपये सालाना हो चुका है और ये चंद सालों में बढ़ के 2500 अरब से भी तजावज़ कर जाएगा। तो इस सारे का बोझ जो है वो सारिफ पे आता है। इन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने महंगे बिजली घर नहीं लगाए और हमने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की, तो फिर इनके दौर में गर्दिशी कर्जे जो हैं वो 0 से 1200 अरब पे कैसे चले गए, और इनके दौर में गर्दिशी कर्जे बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज़ क्यों थी अगर इन्होंने इतने ही अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए थे और इतनी अच्छी मैनेजमेंट की थी। ये एक सवाल है जिसका इन्हें जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, हमने आके पुराने बिजली घरों से ना सिर्फ के सौदे हमने उनके साथ रीनिगोशिएट किए, उनका रेट हमने कम किया, बहुत से पुराने बिजली घरों को हमने बंद किया, LNG का सौदा कतर से सबसे सस्ते रेट पे पाकिस्तान में जो किया उसका एजाज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। लेकिन इस सेक्टर पे जो बोझ है मुस्लिम लीग नून के किए हुए गलत फ़ैसलों की वजह से वो बोझ जो है वो अभी भी मौजूद है, और इसी की वजह से बिजली की कीमत जो है वो कभी कभी हुकूमत को बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हर साल
100, 200, 300 अरब रुपया बिजली घरों का किराया जो है वो बढ़ता चला जाता है और वो पूरा साल किराया जो है वो अदा करना पड़ता है। मेरी इन दो हज़रात से दरख्वास्त है कि जितनी देर ये गलत बयानियाँ देते रहेंगे और अपने आप को लोगों की आवाम की आंख में धूल झोंकते रहेंगे, उतनी देर इनकी तालीम बालिगान चलती रहेगी, क्योंकि ये मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है और हम जो इनकी गलतियाँ हुई हैं हम लोगों को वो उसका हमेशा एहसास दिलाते रहेंगे और इनको भी एहसास दिलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने बिजली के कोई महंगे मंसूबे नहीं लगाए। अगर ऐसा है तो फिर गर्दिशी कर्जों में इजाफा क्यों हुआ? जो तवानाई के शोबे पर अभी भी बोझ है वो सब इन्हीं के गलत फैसलों की वजह से है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बोझ को कम से कम किया जा सके। ये थी PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी वहीद साहब से फर्दर बात करेंगे। सर, फ्रूट्स के थ्रू अर्निंग्स कैसे जनरेट की जाए, क्योंकि यहाँ पे जब फ्रेट की बात करते हैं वो एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट की बात करते हैं वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। अब हमें ये बताइए कि अर्निंग्स कैसे जनरेट होनी है? देखें जी, देखें फ्रेट का तो इशू पूरे साल रहेगा, कब ख़त्म होता ये तो अभी तक नहीं पता, इसलिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी ये बात की कि फ्रेट का जो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। ये पहले उनको अंदाज़ा नहीं था किसी मुल्क को, मगर आप वो फेस कर रहे हैं, वो साइड इफ़ेक्ट है कोविड के। मगर बात ये कि हमें क्या करना चाहिए एक्सपोर्ट के, मैं आपको कुछ फ्रूट आइटम्स बताऊँ जिसमें हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इस तरह एग्जांपल दूँ आपको, बनाना। अब बनाना जो वैरायटी है हमारे यहाँ पे वो इंटरनेशनली मार्केट में एक्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं इस वैरायटी पे टिश्यू कल्चर डेवलप किया जाए, जिस तरह फ़िलिपीन में और साउथ अमेरिका, इक्वाडोर में जो बनाना है, जो डिमांड इंटरनेशनली में। ट्रस्ट में जब हमने अपने विजन बनाया तो हमने ये देखा कि सिर्फ केला 4 सालों में $1 अरब पे जा सकता है। मैंने जब चेक किया, हमने मिडिल ईस्ट मार्केट, जितने भी मिडिल ईस्ट है सब इंपोर्ट करता है केला, और हम सबसे करीब हैं एक्सपोर्ट। अगर वो साउथ अमेरिका से और फिलीपीन से मंगा सकते हैं, पाकिस्तान करीब है या फिलीपीन या साउथ अमेरिका करीब है, तो हम करीब है। फ्रेट का इशू नहीं है, ट्रांसलेट हमारे 3 दिन में हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो $700 मिलियन की मार्केट है गल्फ़, और $300 मिलियन की आपकी मार्केट है ईरान की। सिर्फ ईरान मुल्क की बात कर रहा हूँ, $300 मिलियन। तो सर लूपहोल कहाँ है? हाँ, लूपहोल ये कि हमें वही रिसर्च की बात मैं कर रहा हूँ कि हमें जो हमारी जो सिंध में, खासकर केला सिंध में उगता है, यहाँ की हुकूमत को फोकस करना चाहिए बनाना के ऊपर। और मैं समझता हूँ इनकलाब आ जाएगा अगर $1 अरब की एक्सपोर्ट बनाना की हो जाए। आप सोचेंगे बनाना सिर्फ उगाना नहीं है, उसके साथ आपको पूरा एक प्रोसेसिंग यूनिट भी चाहिए, और कितने हज़ारों लोगों को नौकरियां मिल सकती है। मैं कीनू का एग्जांपल दूं, जब कीनू का ये काम शुरू हुआ, ये तो बहुत पुराना था, मगर 1996 में मुझे अच्छी तरह याद है 5-6 फैक्ट्रियां थी। अगर आज मैं बात करूं 250 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं जहाँ बिजनेस होता है और लोग पहुंच जाते हैं। तो केले के अंदर चाइना हमारा जो एक अच्छा दोस्त भी है, जिनकी बायर भी है, और केला खुद भी प्रोड्यूस करता है मगर इम्पोर्ट भी करता है, तो वो आपके पास है। अफगानिस्तान है, मॉस्को तक आप बाय रोड जा सकते हैं CIS कंट्रीज में। तो $1 अरब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। डिमांड को कैप्चर करना है एक्चुअली। देखिए डिमांड तो हर जगह है, प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। प्रोडक्ट हो तो हमारे पास, देखिए मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका कहाँ है और फिलीपीन कहाँ है। हम तो आसानी से चाइना को भी टैप कर सकते हैं, CIS कंट्री को भी कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट तो हो रही है बनानास की, बट आप जैसा कि बता रहे हैं कि राइट टाइम पे और राइट क्वांटिटी में, दिस इज द रीजन। देखें वैरायटी जो है ना हमारी जो हो रही है वो भी जो है ना अफगानिस्तान की हद तक हो रही है, थोड़ा बहुत ईरान चले जाता है, मगर जो मार्केट है जहाँ पे हमें सही रेवेन्यू मिल सकता है, प्रॉपर जो मैंने बात की कि प्रोसेस यूनिट लग सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, जॉब जनरेट हो सकती है, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं। मतलब कि आपको पूरा एक मैं कहता हूँ सिंध का एक इनकलाब आ जाएगा। तो ये अगर ये चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल गायब नज़र आते हैं। सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की इटसेल्फ ही इतनी डिमांड है, तो इसको ही फुलफिल कर लें अगर फार्मर्स, तो काफ़ी इनकलाब ऐसे ही आ सकता है कि सिर्फ लोकल डिमांड ही फुलफिल कर ली जाए। तो नहीं, मेरे ख्याल से हमारे पास सरप्लस है ड्राई फ्रूट माशाल्लाह, और जिस तरह से नेबरिंग कंट्री से में भी हमें आ जाता है, सपोर्ट हो जाती है, अफगानिस्तान से भी आ जाता है, ईरान से आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा काम हो रहा है,
और बड़ा क्वालिटी फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट वहाँ पे होता है, प्रोड्यूस होता है। हमें इसकी पैकेजिंग, इसकी लॉजिस्टिक, इसकी ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है ड्राई फ्रूट की, और ये ऐसी चीज़ है कि मतलब आपकी 12 महीने ब्रेकफास्ट में यूरोप में, यूएसए में इस्तेमाल होती है। चिलगोज़ा अगर आप इटसेल्फ ले लें, एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना में, और यहाँ से एक अच्छा वॉल्यूम एक्सपोर्ट भी होता है राइट। यहाँ से, पाकिस्तान से। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही चीज़ों को फोकस करना है। एक, हम लॉजिस्टिक्स उन एरियाज से यहाँ तक सी पोर्ट तक बना दें उन्हें, और दूसरा उनको पैकेजिंग इंप्रूव करने में, ताकि पैकेजिंग इंप्रूव होगी तो प्रोड्यूस की इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, फिर हम फार डेस्टिनेशंस पे बड़ा इजीली इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग से क्या मुराद है पैकेजिंग आपकी? से मतलब ये है कि क्वालिटी वाइज इनकी अच्छी पैकेजिंग हो, प्रेजेंटेबल पैकेजिंग हो, और वैक्यूम पैकेजिंग होती है इसकी। Right. मतलब आप अगर इसमें नमी आ जाएगी तो ड्राई फ्रूट ये की खराब जो वो हो लाइफ जाएगा। ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उनको ट्रेन भी करना होता है, उसी लिहाज से उनको मशीनरी भी चाहिए होगी छोटी मोटी, और उनको पैकेजिंग भी उसी स्टैंडर्ड की हमें प्रोवाइड करनी होगी। पैकेजिंग प्रोवाइड होनी चाहिए तो जी, उससे चीज़ें बेहतर हो quality सकती हैं। packaging। इन्होंने कहा है कि सरप्लस है हमारे पास ड्राई फ्रूट। वहीद साहब, क्या हमारे पास सरप्लस है अभी भी, आप देखिए समझते हैं? सरप्लस अगर मैं इस तरह कहूँगा, देखिए सरप्लस है तो हमारा अफगानिस्तान से भी आ रहा है, ईरान से भी आ रहा है, इम्पोर्ट तो हो रही है ना, डिमांड भी है, 22 करोड़ की आबादी है। बात है कि देखें जहाँ पे ड्राई फ्रूट हो रहा है वहाँ की जो जब वो कराची तक आ जाए तो उसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्ट में कितनी बढ़ जाती है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या आ रहा है, और ड्राई फ्रूट की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। देखें पैकिंग के अलावा ना हमें ना टेक्नोलॉजी पे भी जाना पड़ेगा। दो तरह की टेक्नोलॉजी, ड्राई फ्रूट भी हो गया या ड्राई आप फ्रूट कर दें, जिसमें हॉट टेक्नोलॉजी और एक है कोल्ड टेक्नोलॉजी। राइट। ये दो टेक्नोलॉजी है। अगर कोल्ड टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है वो टेक्नोलॉजी, वो मिलियंस डॉलर का एक प्रोजेक्ट है, मगर उसमें जो क्वालिटी बनती है प्रोडक्ट की वो ऐसा लगता है कि आप रियल लाइक एप्रिकॉट है तो आप एप्रिकॉट खा रहे हैं, ऐसा टेस्ट है उसका। तो हमें पैकिंग के साथ सही करने के साथ हमें जो है अच्छा, अपना KPK हो गया, मशीनरी, गिलगित जी। बल्तिस्तान हो गया, ये बलूचिस्तान हो गया, यहाँ पर बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, बड़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स जो है वो होते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो आप समझते हैं कि उसमें पैकेजिंग का भी एक रुझान उसकी पैकेजिंग तरफ आना बड़ा- चाहिए, फिर उसके बाद हमें अच्छी प्राइस मिल जाएगी। देखें पैकेजिंग एक बड़ा फैक्टर है। आजकल जो चीज़ आप खुद ही अगर दुकान पे जाए, एक अच्छी पैकेजिंग मिल जाए, आप उठाएंगे, या जो एक ऐसी पैकेज, एक सवाल खुद ही ये है कि हाँ, जो अच्छा packaging पैकिंग जो- लग रही होती है वो तो देखें, ये वाला देते सीन हैं। एंड बिलीविंग वाली बात है ना, मैं देखूंगा मुझे खूबसूरत लगा, पहले मार्केटिंग का क्या है, पैकेजिंग खूबसूरत हो। लोग क्या करते हैं इंटरनेशनली, प्रोडक्ट 2 रुपए का मगर पैकेजिंग 50 रुपए की है। अच्छा, ये चीज़ है ना आपके जो दिखना, फर्दर ये करना। आप इस चीज़ को भी ऐड ऑन करें ना। देखें डेट्स जो हैं, खजूर जो है, बलूचिस्तान की आपने बात की, हमारे पास बेगम जंगी के नाम से एक डेट्स होती हैं, और बड़ा मतलब बल्क क्वांटिटी होती है इसकी, लेकिन अगेन हम उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसका सिरप बना लेते हैं। हम उसको एज ए फ्रेश डेट तो क्यों नहीं वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं? डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती बलूचिस्तान से? या मेरा सवाल उस वक्त भी यही था कि क्यों नहीं हो KPK सकती? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। अगेन उनको लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो उनके पास, लोग कर सकते हैं। हमें इनको भी फैसिलिटेट करना है, साथ साथ अगर हम थोड़ा सा सिस्टम और डेवलप कर दें। देखें हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि अफगानिस्तान को सी पोर्ट नहीं लगता, उनकी भी जो प्रोड्यूस हैं अल्टीमेटली वो हमारे पास आ जाती हैं, और हम उसको एक्सपोर्ट We are करके blessed. फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। तो मतलब वी आर वेरी मच ब्लेस्ड के फर्टाइल लैंड भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन हम उसको राइट वे में यूज थोड़ा नहीं सा कर रहे। हम थोड़ा सा स्लगिश हैं, हमें जी। थोड़ा सा वो कब सही होएंगे वो एक सवाल पोटेंशियल को है। जो है ना वो एनर्जेटिक प्रोसेस में लाने की जरूरत है। और एक सवाल है कि हम कब सही होएंगे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ रहमतें हमें दी हुई है, मगर हमें भी ऐसा कौम एज अ हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग अपना सिर्फ फ़ायदा सोचते हैं। जिस दिन हम अपनी कौम का, लोगों का, दूसरों का करेंगे तो हम मुल्क की तरक्की कर सकते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट भी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़, मतलब कि यहाँ -50 भी है, यहाँ +50 भी है मौसम, मतलब कि इतनी खूबसूरती है। वहीद साहब, जैसे आपने खूबसूरती की बात की, हमारे पास जब इतना पोटेंशियल मौजूद है, आपने सही कहा कि थोड़े से वीआर्स लगे, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को बेहतर होने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास पोर्ट भी है, हमारे पास चीज़ें मैसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। बलूचिस्तान की ही बात करते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें, इट्स अ ब्लेस्ड प्रोविंस। तो यहाँ से जब पोर्ट भी करीब है और जब चीज़ों का एक एक्सपोर्ट का ज़रिया इजी है यहाँ पर, तो क्यों चीज़ों को डिले किया जाता है? क्यों एक्सपोर्ट के नंबर्स नहीं बढ़ते यहाँ से? देखिए बात ये कि जिस बलूचिस्तान की डेट्स की बात करें हमें, अनफॉर्चुनेटली ये होता है वहाँ पे कि जो खजूर हमारी ईरान जाती है, ईरान से प्रोसेस होके पाकिस्तान में बिकती है, कि हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं है कि जो फ्रेश डेट उसको उसकी साफ़ सुथरी उसकी ग्रेडिंग करके उसकी पैकेजिंग करके ईरान से आती है पाकिस्तान में बिकने में। तो हम तो इतने पीछे हैं। देखें
अगर हमने हुकूमत को भी कहा है, बलूचिस्तान को भी कहा है, हमने सिंध को भी कहा है राइट कि कॉमन फैसिलिटीज़ बना दें जिसमें ग्रोअर भी फ़ायदा ले ले, एक्सपोर्टर भी फ़ायदा ले ले, क्योंकि जब प्रोसेसिंग होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा तो एक्सपोर्टर खुद जाएगा, परचेज चलिए करेगा सर, और यहाँ पे इसी आपको तरह पॉज अपॉर्चुनिटी बनती करूंगी, है एक ब्रेक के export की। जाने चलते हैं, स्टे ट्यून। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। लास्ट मोमेंट है प्रोग्राम के, तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से सबसे एक जो है वो एक एक क्वेश्चन कर लूँ। इम्तियाज साहब, आपसे यूएस के साथ स्ट्रैटेजी कोई ऐसी की जाए कि हमारे पास कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो या कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हो जिससे हमें कुछ फ़ायदा पहुंचे एक्सपोर्ट के हवाले से। जी, हमें जो है मेनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे फोकस करना चाहिए, जिसके लिए हमें जॉइंट वेंचर्स की ज़रूरत है। जब तक हम उनके साथ हैंड्स ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे यहाँ पे, हम डेवलप नहीं कर सकते। बहुत सारी बेतहाशा चीज़ें हैं जो हम वहाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम अभी तक ट्रेडिशनल चीज़ों में ही उलझे हुए हैं, टेक्सटाइल पे ही हम सिर्फ हैं, जो कि हमारी 4 बिलियन से ऊपर 5 बिलियन से ऊपर एक्सपोर्ट नहीं जा रही हैं। तो हमें और अदर प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए। इस वक्त आईटी बड़ा ग्रो कर रहा है। नहीं सर, जो जा रही है उनको तो जाने देना चाहिए, और प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। और भी राइट, प्रोडक्ट फोकस करें, तो डेवलप करें। बड़ी मार्केट है, आप जेम्स एंड ज्वेलरी ले लें, मार्बल ले लें। वी हैव रिसेंटली विजिटेड और 5000 से ऊपर ऐसे आइटम्स हैं जिन पे कोई ड्यूटी नहीं है यूएस में। तो हमें वही साहब क्या स्ट्रैटेजी करनी देखिए, चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि पहले तो हमारी 22 करोड़ की आवाम है, हम वो चीज़ उगाएं जो हम अपनी फुलफिल कर सकें पाकिस्तान में। वो आसानी से हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, न्यू वैराइटीज़ चाहिए। देखें, हर एक के लिए अगर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। आपकी जो है R&D, इनोवेशन और ब्रांडिंग। हमारे किसी सेक्टर के अंदर ये चीज़ों जो है लैकिंग है, इस पर अगर हम तवज्जो देंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं एक्सपोर्ट में, हर सेक्टर के अंदर। थैंक यू सो मच। वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इम्तियाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्रॉपर एक्सपोर्ट्स, वैल्यू एडिशन और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, डिटेल डिस्कशन की फ्रूट मार्केट पर। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।